ओके, तो टाइम लगभग हो गया। अब शुरू करते हैं टीचिंग। ठीक है। आज हम लोग नए चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखा जाए तो हमने 12th का सिलेबस 2 तारीख से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 2 तारीख से स्टार्ट करने का मतलब आज है 16। ठीक है, और 15 मतलब एवरेज 14-15 दिन में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है। मीन्स 6 दिन में एक, मतलब 6 दिन में एक चैप्टर। अगर देखा जाए तो एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, टोटल नंबर चैप्टर्स 16 है। बीच में छुट्टी होगी, चैप्टर नंबर 5 मेंडल का है जो कि काफी लंबा जाएगा। और उसके साथ 6 चैप्टर बीडीएन ने, ये भी थोड़ा लंबा जाएगा। डिजीज जो है चैप्टर नंबर 8, ये भी थोड़ा लंबा जा सकता है। तो ऐसे में जो कुछ चैप्टर्स हैं वो थोड़े से लंबे जा सकते हैं। कुछ उसके आगे के कुछ इन्वायरमेंट्स के चैप्टर जो थोड़े से छोटे ही चल जाएंगे, 1-2 पेज में ही खत्म हो जाएंगे। तो उसको देख के अगर एक एक्सपेक्टेशन किया जाए तो 4 से 5 महीने में हमारा 12th का सिलेबस कंप्लीट होगा। आफ्टर दैट बीच बीच में हमने सोचा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस पे करेंगे, बट ऐसा आधा सेल्स पढ़ा है, आधा 12th का पढ़ा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हम एक ही घंटा देते हैं, कंप्लीट टाइम देते हैं, एक ही टॉपिक को देते हैं। सारे टॉपिक्स को देना कोई ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हम नहीं समझा है कि सारे टॉपिक्स को एक साथ लेके चलना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, आज सिर्फ 6 लोग आए, आज हम मैसेज भी नहीं किए हैं। अब रोज रोज मैसेज करके कहा जाए कि लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए तो ये भी ठीक नहीं है। जिनको पढ़ना है वो लोग आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आज हम किसी को बुलाते नहीं उसी तरह। अब 8:31 हो गया, मैसेज नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट करने से क्या कोई मतलब है नहीं। अपना टाइम मतलब अपना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमें किसके बारे में पढ़ना है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ मतलब जो भी बेसिक थिंग्स होंगे उनके बारे में जानेंगे। आगे चल के हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में हमें पहले पढ़ेंगे सबसे पहले फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन के कुछ लक्षण। जनन के लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें देखा जाए तो हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना होगा कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि पीढ़ी एकांतरण होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, कैसे कैसे होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी उसके फीचर्स में या फिर उसके इंट्रोडक्शन में। अगर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। तो अब 2 चैप्टर में जो उसका इंट्रोडक्शन था वो तो पढ़ा था हमने उस तरफ। अब ये हमारा चैप्टर कौन सा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ठीक है, मानव जनन में क्या इंट्रोडक्शन होता है, मानव जनन कैसे कैसे होता है, क्या क्या मेथड्स शामिल होते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, वॉइस या फिर वीडियो में कहीं कुछ रुके या फिर कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के जो प्रजनन के जो कुछ लक्षण होते हैं उसके बारे में देख लिया जाए। तो रिप्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, इसलिए हम साथ में लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं। अगर ये पहले से स्लाइड बना रहता है तो एक्सप्लेनेशन जल्दी हो जाएगा। और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि जहाँ पहले स्लाइड बना रह रहा है वहां आप लोग कंप्लीटली लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हम साथ में लिखते रहेंगे तो कम से कम हमारी भी स्पीड बनी रहेगी और उसके साथ आप लोग के साथ लिखते रहेंगे। ठीक है, नहीं तो हम स्लाइड बना के पहले से रेडी रख के प्रिपेयर करके डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जनन के दौरान, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिकल्स। अब बायोमोलिकल्स का मतलब क्या होता है कि जीवन के निर्माण में या फिर जीव के निर्माण में सूक्ष्म जैव अणु सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जैव अणु मतलब अगर हम कह दें कि कोशिकीय पदार्थ में, कोशिका को बनने में कौन से मुख्य जैव अणु माने जाते हैं, तो उसमें हमारा आता है एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामाइन और जितने भी गैलेक्टोज और जो भी मतलब एसिड है या फिर जो भी बायोमोलिकल्स जो भी जैव अणु हैं जो कि एक जीव को बनने में या फिर एक कोशिका को बनने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं या फिर बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं, उसी को लिखा जाता है फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, यानी जनन के लक्षण में। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले क्या लिए? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मतलब जनन के दौरान डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिकल्स मतलब अलग अलग प्रकार के जो बायोमोलिकल्स होते हैं। जैसे हम ले सकते हैं कि बायोमोलिकल्स में सबसे ज्यादा हमें क्या आपको देखने को मिलते हैं, लाइक प्रोटीन, क्योंकि ये जो ग्लूटामिक अम्ल है, एस्पार्टिक अम्ल है, ये सब एक तरह से देखा जाए तो फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स ही माने जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स के साथ क्या होता है? मोस्टली फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और ये सारे बनते हैं। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है,
कि जनन मतलब जनन के लक्षण में पहला क्या है कि जब भी जनन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनन के लिए सब मतलब विभिन्न प्रकार के जैव अणु का निर्माण होता है जिसमें प्रोटीन आता है और वसाएं आती हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में अगर आपको कहीं भी कोई वर्ड की कंफ्यूजन होगी क्योंकि इसमें कुछ इंग्लिश वर्ड ऐसे आएंगे जिनके हिंदी थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और अगर समझ में आता है तो काफी अच्छी बात है, और अगर हमें नहीं आता है तो जाहिर सी बात हम अगले दिन बताएंगे, लेकिन बताते जरूर है, क्वेश्चन छोड़ेंगे है नहीं। डीएनए डुप्लीकेशन होता है, जाहिर सी बात हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तीनों में एक जो कॉमन चीज हमें पढ़ने को मिलती है वो क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन, अर्थात डीएनए डुप्लीकेट करता है। डीएनए मतलब माता से माइटोसिस के द्वारा या फिर मियोसिस के द्वारा या फिर पिता से माइटोसिस मियोसिस, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें तो जाहिर सी बात है कुछ जगहों पे मतलब कुछ सर्टेन जगहों पे मियोसिस ही हमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो डीएनए डुप्लीकेशन होता है एज जेनेटिक मटेरियल इन रिप्रोडक्टिव फेज। अर्थात जनन प्रावस्था में डीएनए का द्विगुणन डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, हिंदी इसका क्लियर हो गया। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट देखा जाए तो थर्ड पॉइंट में होता है कि सेल्स इंक्रीज इन साइज, कोशिकाओं का आकार बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें तो कोई ज्यादा मतलब कोई टफ पॉइंट नहीं है कि इसको दो तीन बार एक्सप्लेन करें। सेल्स इंक्रीज इन साइज मतलब सीधी सी बात है कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लेते हैं तो मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन कोशिकाओं में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कायिक कोशिकाओं की बात करते हैं, क्योंकि जनन में शरीर का भी निर्माण होता है, जाहिर सी बात है, तो अगर हम कायिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो कायिक कोशिका में क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं वो समसूत्री विभाजन दिखाती है, माइटोसिस दिखाती है। बाकी जनन कोशिकाओं में जो कोशिकाएं होती है वो अर्धसूत्री विभाजन दिखाती है, यानी मियोसिस। तो इसलिए हम लिखते हैं कि मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन ऑकर इन सेल्स। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाना शुरू किए थे तो बहुत ज्यादा लोग का कमेंट आया था कि हम बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो इसको देखते हुए अब हम अपनी स्पीड भी काफी स्लो रखे हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, आराम से एक एक टॉपिक को लेते, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को लेते हुए चलते हैं। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछ लेगा। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या मानव में कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या मानव में होती है 46। ठीक है, तो मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में जब कोशिकाएं विभाजित होंगी तो ऐसे कंडीशन में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 23 हो जाएगी। माइटोसिस में अगर कोशिकाएं दो भाग में बट रही है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी ना होकर जितनी है उतनी ही रहेंगी, अर्थात 46 की अवस्था में ही कंप्लीटली पाई जाएंगी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, अर्थात युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें हमें पढ़ना होगा जैसे अगर हम कहते हैं स्पर्म का निर्माण तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना होगा, अगर ओवरी का एग का निर्माण होगा तो हमें oogenesis पढ़ना होगा। ठीक है, और अगर हमें युग्मकों का संलयन है फिर युग्मकों का निर्माण, क्योंकि ये दोनों जो है वो गैमेटोजेनेसिस के अंदर आते हैं, तो रिप्रोडक्शन में हमें गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन भी पढ़ना होगा। युग्मक जनन, अंड जनन तथा शुक्र जनन, ये तीनों टॉपिक हमें मिलेंगे युग्मक मतलब ये दोनों टॉपिक हमें युग्मक जनन के अंदर मिलेंगे। तो इसमें हमें एक और टाइम टॉपिक मतलब एक और पॉइंट मिलता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स occur in reproduction। ये सारा इंग्लिश जो है हमने खुद ही मतलब एक मतलब अपने हिसाब से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, क्या मतलब इस अगर हिंदी में ये पॉइंट होता है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इसको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स और ये जितनी भी इंग्लिश है काफी थोड़ी सी इजी होती है क्योंकि ये सारे ट्रांसलेशन हम खुद ही किए रहते हैं। और 6 पॉइंट की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, मतलब निषेचन की क्रिया जरूर होती है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, निषेचन की क्रिया, निषेचन प्रक्रिया प्रोसेस ऑकर इन रिप्रोडक्शन। और अगर देखा जाए तो अब एक इसका लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नए मतलब स्टार्टिंग में जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, नई संतति जो बनती है वो कैसे बनती है, वो बनती है लैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें पहले युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन से एक कोशिकीय
क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मज बनता है, ठीक है। फिर जाइगोट कम में मल्टीप्लाइज होता है तो वो किसमें बदलता है, एम्ब्रियो में बदलता है। तो ये जो कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, मतलब इसको अगर ये जितना भी पॉइंट्स है कि नहीं ये चीजें सम्मिलित हैं, इनको एक सम्मिलित रूप से परिभाषा के रूप में या फिर देखा जाए कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रूप में, तो उसको हम 7 पॉइंट में लिख देते हैं, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर नहीं कहेंगे, सॉरी, मल्टी सेलुलर में सभी ऑर्गेनिज्म में हम कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, कशेरुकियों में। द बिगिनिंग मतलब शुरुआत, ऑफ ईच न्यू ऑफ स्प्रिंग मतलब नई संतति के जन्म का शुरुआत, स्प्रिंग लिख दिया, ऑफ स्प्रिंग रहेगा, ठीक है। न्यू ऑफ स्प्रिंग के जन्म का शुरुआत जो होता है वर्टिब्रेट्स में, स्टार्ट विद गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है, पहले युग्मक जनन होता है। तो इसमें हम ऐसे मतलब डायरेक्टली युग्मक जनन से नहीं शुरू करेंगे, हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर oogenesis पढ़ेंगे, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर जो अदर टॉपिक्स होंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, उसमें ये सारी चीजें पढ़ा जाएंगे। ये बस प्रोसेसेस हैं जो कि मतलब जनरल पॉइंट्स में आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, इसलिए हम ये सारे पॉइंट्स को लिखवा रहे हैं। और अब आज तो नहीं लेकिन कल से हम देखेंगे, तो एक क्वेश्चन चार्ट प्रिपेयर करेंगे जिसमें सारे कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे जो कि नीट में पूछे गए रहेंगे। जैसे कल हमने तीन क्वेश्चन पूछा था जो कि नीट के थे, उसी तरह हम अब क्विज स्टार्ट करना शुरू करें, लेकिन सारे चीज को देखने के लिए, नीट के क्वेश्चंस को देखने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, इसलिए आज प्रिपेयर नहीं हो सकती। ठीक है, इतना बड़ा वर्ड का मतलब समझना है कि सभी कशेरुकियों में या फिर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जब नई संतति उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है, गैमेटोजेनेसिस होती है, अर्थात क्या होता है, युग्मक जनन होता है। ठीक है, युग्मक जनन के बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है मतलब युग्मक जनन का रिजल्ट क्या होता है, एक यूनिसेलुलर, एक कोश की जायगोट बनता है। ठीक है, युग्मज बनता है, एक जायगोट बनता है, फिर जायगोट में तब के मतलब तब मल्टीप्लाइज मतलब बहुगुणन होता है कि इसमें जायगोट की कोशिका में, यानी ये जो एक कोशिका थी इसमें क्या होगा, बहुगुणन होगा, बहुगुणन होकर ये क्या बन जाएंगे, इम्ब्रियो यानी भ्रूण में बदलेंगे, और फिर भ्रूण में मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। भ्रूण में जो मेन स्टेज होती है उसको 32 सेल स्टेज कहा जाता है और 16 स्टेम सेल्स कहा जाता है, यानी 16 स्तंभी कोशिकाओं से पूरे शरीर का निर्माण होता है और 32 सेल स्टेज तक इनको माना जाता है। आज हम थोड़ा सा मतलब एक जगह पढ़े थे 32, जबकि इससे पहले जब हम पढ़ते आ रहे थे तो हमने देखा था कि हर जगह 16 स्टेम सेल्स होती है। तो अभी भी हम 16 स्टेम सेल्स को ही लेंगे कि जो मेन स्तंभिक कोशिकाएं होती हैं जिनसे पूरे शरीर का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, वो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं जो कि इम्ब्रियो 16 एज में, जैसे अब जायगोट एक था, यूनिसेलुलर था, जायगोट 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना। तो 16 की अवस्था में सेल डिफरेंशिएशन होना रहता है। इसमें हमको दो टॉपिक मिलेगा, क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन, और सेल डिफरेंशिएशन मतलब कोशिका विभेदन। कोशिका विभाजन का मतलब कोशिकाओं का बंटना, और कोशिका विभेदन का मतलब कोशिकाओं का एक अपने मतलब अस्थाई रोल के लिए, अस्थाई का मतलब कह सकते हैं नेतृत्व के लिए, कि नहीं हमें हाथ का निर्माण करना है, हमें सर का निर्माण करना है, हमें पैर का निर्माण करना है, तो अलग अलग ऑर्गन्स का, अलग अलग अंगों का निर्माण करने के लिए उनका विभेदन होना। ठीक है, तो ये दो टॉपिक मिलेंगे। इसके साथ एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फर्स्ट 3 मंथ होता है, नेक्स्ट 3 मंथ होता है, उसके बाद अलग अलग 3 मंथ होगा। फर्स्ट 3 मंथ में क्या चेंजेस आते हैं वो हमें पढ़ना होगा, उसके अगले 3 मंथ में क्या चेंजेस आते हैं ये पढ़ना होगा, उसके बाद उसके अगले 3 मंथ्स में क्या क्या होता है। हालांकि लास्ट जो 3 मंथ होते हैं उसमें डेवलपमेंट होता है, कंप्लीट फॉर्मेशन स्टार्टिंग के 6 मंथ में हो जाता है, 7th मंथ तक मैक्सिमम। ठीक है, तो वो तो अलग प्रोसेस हो गई, उसको हमें पढ़ना होगा एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियोनिक चेंजेस में, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ना होगा कंप्लीटली कि क्या क्या एक शिशु के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो हमें पढ़नी है कंप्लीटली, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें इतना कॉमन पॉइंट ही ये इंट्रोडक्शन है, या फिर कह सकते हैं फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आई होप इसमें अब इतने एक्सप्लेनेशन में आप लोगों का कोई टॉपिक छूटा नहीं होगा। तो जब आप लोगों का कोई टॉपिक छूटा नहीं है तो अब हम स्लाइड को आगे लेके चलते हैं और कुछ और इसमें बताते हैं। ठीक है,
आराम से लेके चलेंगे, क्योंकि जब 6 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि 7-8 दिन भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट वाले वो काफी शॉर्ट रहते हैं, उसमें पॉल्यूशन दिया रहता है, डीडीटी दिया रहता है, या फिर कुछ ट्रेजेडी दिया रहता है, तो लास्ट में हम चाहेंगे तो सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसलिए पहले से हम स्लो चलेंगे एकदम आराम से। बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्पीड ले लिए थे, बहुत लोग को समझ में नहीं आता था, सुनाई नहीं देता था, इसलिए अब आराम से चलना है। अब हमें पढ़ना है ह्यूमन, हम कहाँ एम्ब्रियोनिक, अभी एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ना। अब हम लेके चलते हैं, जैसे ये तो हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के जो कुछ लक्षण होते हैं ये हो गया। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पर, हेडिंग ही गायब हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना है, तो ह्यूमन, उसमें भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब मानव जनन तंत्र में, मादा जनन तंत्र में कितने ऑर्गन्स होते हैं और नर जनन तंत्र में कितने ऑर्गन्स होते हैं, और वो सारी हमारी हेडिंग बन के हमको पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में हम पहले लेंगे कि जैसे कि जितने भी मतलब जो और भी कशेरुकी हैं, लाइक अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, और भी जितने कशेरुकी हैं, ठीक उन्हीं के जैसे ह्यूमन भी क्या है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, ठीक है। ह्यूमन भी क्या है, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब अब ये क्या करेगा, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म दिखाएगा, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यूनिसेक्सुअल का मतलब लिखते हैं तो यूनिसेक्स, आई होप आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम लिख रहे हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। यूनिसेक्सुअल का मतलब नर तथा मादा, मानव में जाहिर सी बात है नर तथा मादा अलग अलग पाए जाते हैं। मानव एक लिंगी जीव, एक लिंगी जीव मतलब नर तथा मादा अलग है। उसके बाद अगर अलग पॉइंट है इसमें, तो इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म होते हैं, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या होता है कि इनके में जितने भी लक्षण होते हैं, जैसे जो लैंगिक लक्षण हो गए, या फिर जो अलैंगिक, अलैंगिक नहीं बोलेंगे, जो मतलब एक लैंगिक लक्षण होते हैं, एक सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं और दूसरा नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब लैंगिक को छोड़ दिया जाए, जो अन्य कैरेक्टर होते हैं, लैंगिक कैरेक्टर के अलावा जो अन्य कैरेक्टर होते हैं उसमें भी ये दोनों भी, मतलब इसमें भी मतलब विभिन्नताएं होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर लैंगिक कैरेक्टर को नहीं लेंगे तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर माना जाता है, जिसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन मतलब जो वॉइस की बात होती है, तो मेल और फीमेल की वॉइस अलग होती है। ये सारी चीजें हमें क्लास 10 में बताई जाती हैं, ठीक है। क्लास 10 का ये टॉपिक होता है कि मेल फीमेल की जो वॉइसेस होती हैं वो अलग होती है, या फिर उसमें जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है एक्सप्लेन किया जाता है। 12th में मतलब हम 10 से थोड़े सीनियर हो गए हैं, तो 12th में ये सारे टॉपिक्स नहीं रहते हैं। दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, अर्थात सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं सेक्सुअल एंड नॉन कैरेक्टर। अब इसका मतलब लिखना जरूरी है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर आर डिफरेंट, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का, ठीक है। अब बस इतना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काफी है, इतना इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, इसमें हमको पढ़ना है ये मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और उसमें एक तरफ हम लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और दूसरी तरफ हम लिखते हुए चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं पहले। हेडिंग क्या रहेगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये ऐसे पढ़ाने का मतलब यही है, इतना आराम से एक एक स्लाइड को लेते हुए चलना और लास्ट में एक पीडीएफ भेज देना है, ताकि आप लोग का नोट्स भी बनता रहे, आप लोग कॉपी भी बनाते हैं और अपना मतलब प्रिपरेशन भी होती रहे कि आप लोग का कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा, आप लोग का कोई सिलेबस छूट तो नहीं रहा। इसीलिए हमने ऐसे नोट्स भी बनवाना शुरू कर दिया और ऐसे स्लाइड्स बनवा के आप लोग को पीडीएफ भेजना शुरू किया है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखा जाए तो अब हमें एक तरफ ले लेते हैं मेल, ठीक है। मेल में क्या क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं फीमेल।
पहले हम एक के बारे में लिखते हैं, पहले हम मेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेल के बारे में कितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग हमें पहले मेल के बारे में ही पढ़ना है कंप्लीटली। ठीक है, तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका मतलब, और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट वर्क होता है वो लगभग सेम होता है, बट अपीयरिंग में वो सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं स्क्रोटम, या फिर इसको कह सकते हैं स्क्रोटल सैक। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है वृषण कोश। वृषण कोश मतलब जिसमें टेस्टिस रहते हैं, जो टेस्टिस का कोश है, यानी वृषण कोश को कहा जाता है। अगर एनसीईआरटी के फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वृषण है, वृषण के चारों ओर का आवरण। ठीक है, अगर इसको देखा जाए कंप्लीटली तो अभी हमने पहला टॉपिक क्या लिखा है, स्क्रोटम। स्क्रोटम में देख रहे हैं आप कौन सी लेयर है, ये वाली लेयर है। तो ये जो लेयर है स्क्रोटम वृषण कोश है, वृषण के चारों ओर का एक आवरण है, इसी को स्क्रोटम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट को देखा जाए तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या लिखना है, एक एक पार्ट को हम लिखते चलेंगे, देखते चलेंगे, ताकि आप लोग का स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक का हिंदी बोल दे रहे हैं, वृषण कोश हिंदी हम नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फास्ट फास्ट एक बार मतलब लैंग्वेज स्विच करना पड़ता है, लैंग्वेज एक ही सेलेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में कुछ ज्यादा सोचना नहीं, वृषण कोश के अंदर टेस्टिस पाया जाता है। अगर टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें आप लोग को दिख रहा है टेस्टिस। ठीक है, यही है फिगर। तो अगर इसमें टेस्टिस का देखा जाए तो टेस्टिस आपका ये पूरा मतलब सर्कुलर पार्ट आता है, ये पार्ट कंप्लीटली टेस्टिस में आता है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, चार्ट के अकॉर्डिंग हम फिगर के अकॉर्डिंग बताते रहेंगे सबको, मतलब सारे पार्ट्स को दिखाते रहेंगे, और उसके बाद हम इन सारे पार्ट्स में देखते भी रहेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हो गया हमारा टेस्टिस। अब तीसरा पार्ट देखा जाए तो इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस इपिडिडाइमस को हम लोग ले लेते हैं अधिवृषण के, मतलब अधिवृषण मान के चलते हैं। अगर अधिवृषण का नाम देखा जाए तो इसमें आप लोग को इपिडिडाइमस का नाम यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अधिवृषण मतलब कह सकते हैं इनका जो फंक्शनल वर्क होता है ये सेपरेशन में काम रहते हैं, और सेपरेशन के साथ साथ ये ट्रांसफर मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑफिस फॉर्म। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इपिडिडाइमस मतलब ये सारी हेडिंग हमारी बनती जा रही है, इन सबके बारे में पढ़ेंगे। इपिडिडाइमस का देखा जाए तो इसमें आप लोग का ये मतलब ये जो ऊपर का टेस्टिस के ऊपर का एक लेयर दिख रहा है वो इसको इपिडिडाइमस बोला जाता है। अधिवृषण मतलब वृषण का जो आधा ऊपर का भाग है इसको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अधिवृषण हिंदी होगा अधिवृषण, और इंग्लिश में इपिडिडाइमस बोलेंगे। इपिडिडाइमस के बाद नेक्स्ट पार्ट देखा जाए तो नेक्स्ट पार्ट वेज डिफरेंस होगा। वेज डिफरेंस को वेज डिफरेंसिया बोला जाता है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। शुक्रवाहिनियां बोलेंगे। शुक्रवाहिनियां की बात करें तो शुक्रवाहिनियां को ओके, शुक्रवाहिनियां मतलब ये जो नलिका है, ठीक है, ये नलिका यहाँ से जाते 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 ये जो नलिका कंप्लीट है, ये जो आप लोग के स्क्रीन पे रेड पार्ट, शायद वीडियो रुक गया है, आप लोग में वीडियो रुका है क्या? शायद हमारा ही नेट एरर है इस वाले का। ठीक है, तो ये जो रेड वाला पार्ट गया है कंप्लीटली, इसे क्या कहते हैं, वेज डिफरेंस। वेज डिफरेंस का नाम खाली आगे दिया, जबकि कंप्लीट नलिका को ही क्या कहा जाता है, वेज डिफरेंसिया कहा जाता है। ठीक है, तो एक वेज डिफरेंसिया हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा मेल पार्ट में, क्योंकि आधे घंटे हम बस यही पढ़ाएंगे। उसके बाद जो अगला आधा घंटा होगा उसमें मतलब आराम से लेके चलना है टॉपिक। 8:53 हो रहा है, फीमेल पार्ट को 9 तक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, तो अब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इतना पढ़े। वेल डिफरेंसिया को शुक्रवाहिनियां पढ़ेंगे, यानी शुक्र की वाहिनियां। ठीक है, अब अगर आगे पढ़ा जाए तो आगे हमारा मिल रहा है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को क्या बोला जाता है, मूत्र मार्ग बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे अगर इसको सॉरी ये क्या प्रेजेंटेशन फिगर, एक्चुअली इस फिगर को साइड में खोलना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन अभी हम उतना यूज नहीं कर रहे हैं इसको। अच्छा, आगे चल के मतलब बोल रहे हैं कि क्लासेस को बेहतर बनाने में काम किया जा रहा है, आगे चल के इससे बेटर बताया जाएगा। एक साइड फिगर रहेगा, एक साइड लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर यूरेथ्रा की बात करें तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा को देखा जाए तो यूरेथ्रा की जो पाइपलाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है और कंप्लीटली यहाँ तक जा रही है, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, यानी मूत्राशय।
ठीक है। हेलो, आई होप आप लोग को आवाज आ रही होगी क्योंकि हमारे फोन में रुक गया है। इसको कनेक्ट कर देते हैं वाईफाई से। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। हेलो, ओके फाइन, सही है, आवाज मतलब आ रही थी, हमारा ही नेट एरर था। ठीक है, तो ये जो है हमारा मतलब ये जो है हमारा यूरेथ्रा है, और ये यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में जाके खत्म हो रहा है। तो एक वेल डिफरेंशिया की पाइपलाइन जो थी वो हमने अभी अभी देखा कि वेल डिफरेंशिया की पाइपलाइन क्या थी। वेल डिफरेंशिया की पाइपलाइन यहाँ से शुरू हो रही है और ये खत्म हो रही है, और यूरेथ्रा की पाइपलाइन उसके इधर से दिखा रही है। ठीक है, ये जो वेल डिफरेंशिया की पाइपलाइन है ये एब्डोमिनल कैविटी से होके जाती है। एब्डोमिनल कैविटी से होके जाने का मतलब क्या है कि उधर गुहा में होती है, उधर गुहा एब्डोमिनल कैविटी आगे चल के हम लोग को काफी मेजरली में पढ़ना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखा जाए। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट होगा तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है, पेनिस यानी शीश्न, कहीं कहीं इसको हेड भी बोला जाता है। ये आगे लिखा हुआ है ग्लैंस पेनिस। पेनिस पेनिस मतलब जो एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोला जाता है, मतलब बाहर का जो मतलब जनन ऑर्गन होता है या फिर जो यूरिनेशन ऑर्गन होता है, इसे हम लेते हैं। ठीक है, यानी अगर हम इसको कलर करते हुए चलें तो ये आगे का जितना हमारा ये पार्ट है, ठीक है, ये कंप्लीटली किस में आता है, पेनिस में आता है, और इसको ग्लैंस पेनिस बोला जाता है, यानी जो इतना पार्ट है ये हेड में आता है। ठीक है, तो ठीक है, एक एक पार्ट को इसी तरह हम देखते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। कोई दिक्कत होगी आप लोग बता दीजिएगा। पेनिस के बाद अब हमें एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। ये हमारा साइड टॉपिक है जिसमें हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड के क्या वर्क होते हैं सेक्सुअल वर्क में, उनके बारे में पढ़ना होता है। AWS EWS ORYC आ गया, अब सही है। ठीक है, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड में देखा जाए कुछ जो नेम्स होते हैं, अगर हम बात करें तो सेमिनल वेसिकल आता है। ठीक है, शुक्राशय, शुक्राशय के बाद और कौन सी ग्लैंड रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है। प्रोस्टेट के बाद और कौन सी ग्लैंड रहती है, काउपर्स ग्लैंड रहती है। ठीक है, ये कुछ ग्रंथियां जो है हमको फीमेल मतलब मेल में पढ़नी है। फीमेल में देखेंगे तो बार्टोलिन है, बार्टोलिन के बाद जो मतलब उनके गोनैड्स है, इसमें भी गोनैड्स रहेगा, हालांकि इसमें हम लिखे नहीं है, इसमें भी गोनैड्स रहेगा। ठीक है, गोनैड्स में भी कई ग्लैंड पाए जाते हैं, गोनैड्स में भी कई ऑर्गन पाए जाते हैं। तो मेल में हम इतने ऑर्गन कंप्लीटली पढ़ने होंगे। ठीक है, टाइम लगभग होने वाला है 3 मिनट में फीमेल पार्ट खत्म कर देंगे, फीमेल में ज्यादा नहीं है और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, सॉरी, फीमेल का जो मतलब फिगर है वो हमको अभी इंटर नहीं किया, अभी हम इसको 5 मिनट में इंटर कर देंगे, अभी तक इसमें इंटर नहीं हो पाया था, थोड़ा सा लेट हो गया था। ठीक है, तो फीमेल का हम सारा नाम लिख दे रहे हैं, आपको आके हम इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद। फीमेल का बस नाम लिख दे रहे हैं कि क्या क्या ऑर्गन्स के नेम रहते हैं। सॉरी, ओके, पहला आता है ओवरीज। ठीक है, अगर इसे पेयर की बात करेंगे तो जो स्क्रोट्रम या फिर स्क्रोटल सैक है, वृषण कोश है, ये अनपेयर्ड रहता है, मतलब ये जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। टेस्टिड जोड़े में पाए जाते हैं, एपिडिडाइमस जोड़े में पाए जाते हैं, वेल डिफरेंशिया जोड़े में पाए जाते हैं, यूरेथ्रा सिंगल पाया जाता है, पेनिस सिंगल, मतलब जो ये 3 होते हैं ये पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड मतलब ये तीनों पेयर में अर्थात जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, ओवरीज की बात कर लें तो ओवरीज पेयर में होते हैं, पेयर मतलब जोड़े में पाए जाते हैं, 2 पाए जाएंगे। ओविडक्ट्स जो होते हैं ये भी पेयर में पाए जाते हैं। यूटेरस सिंगल होता है। ठीक है, यूटेरस के साथ वैजाइना हमको पढ़ना है, इन सबकी हिंदी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। वल्वा, ब्रेस्ट, और उसके साथ हमें एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड इसमें भी पढ़ने होंगे, जिसमें हमारे 2 ग्लैंड्स आएंगे। पहला आएगा बार्थोलिन, और बार्थोलिन के साथ हम नॉर्मली देते हैं अनदर ग्लैंड्स। ठीक है, हालांकि दिया नहीं है पढ़ने को, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा में थोड़ा। तो ये सारे हमारे ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें से ये जो दोनों होते हैं ये पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड मतलब जोड़े में पाए जाते हैं, और एक ये पेयर्ड होता है। अगर हिंदी की बात करें तो ओवरीज को बोला जाता है अंडाशय, ओविडक्ट्स को बोला जाता है अंडवाहिनियां, यूटेरस को बोला जाता है गर्भाशय, गर्भाशय एक पाया जाता है। वेजाइना यानी योनि, ये आउटर, जैसे मेल में पेनिस आउटर जेनेटिलिया, उसी तरह फीमेल में ये बाह्य अंग है, बाह्य जननांग है। और वल्वा की बात करें तो वल्वा जो भग है ये मतलब
कह सकते हैं इसको कि वेजाइना के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन रहता है, छोटा मतलब छोटा मटर के दाने के आकार का एक ऑर्गन रहता है, उसे वल्वा बोला जाता है। और ये सबसे एक्टिव ऑर्गन होता है। अगर देखा जाए तो वल्वा और पेनिस हेड, यानी पेनिस हेड, पेनिस में एक पार्ट आता है ग्लैंस पेनिस, और वल्वा, ये दोनों मेल और फीमेल में रिएक्टिव ऑर्गन रहते हैं, अर्थात ये सबसे ज्यादा रिएक्शंस करते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो क्या है, ह्यूमन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मतलब मानव स्तन के बारे में पढ़ना है। मानव स्तन में एक जोड़ी स्तन पाए जाते हैं, इनके बारे में हमें आगे चल के पढ़ना होगा, ठीक है। तो 9 बज चुके हैं, अब हम 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा, तो उसमें हम सारे एक्सप्लेनेशन आपको करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे 9/7 पे, और आपका फिगर हम इंटर कर दे रहे हैं। वीडियो ऑफ होगा, कैमरा ऑफ होगा, स्लाइड इसी तरह ओपन रहेगी।
हेलो हेलो, ओके वॉइस क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने स्लाइड पे। हम्म, ठीक है, आई होप आप लोग को आवाज़ क्लियरली आ रही है। ठीक है, फीमेल पार्ट्स के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन करना था। 9-7 से वो हो चुका है, 9-8 हो रहा है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फीमेल पार्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ना था। हमें ओवरीज के बारे में देखना था। तो ओवरीज फीमेल में दो जोड़ी, मतलब एक जोड़ी पाई जाती है, जिनको जिनको हम बोल्ड किए हैं, यानी जिनको जिनको थोड़ा सा हम हाईलाइट किए हैं, वो पेयर में है। तो जो ओवरीज होती है वो पेयर में होती है। हालांकि जो फिगर है ये ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स मतलब ओवरीज इसमें दिखेंगी लेकिन एक ही साइड के दिखेंगी। ठीक है, और इसमें ओवरीज के भी फिगर को दिखाया, ऊपर एक साइड का दिखाया। ठीक है, ये पेयर में होती है, यानी ये दूसरे साइड में पाई जाती हैं। इनका जो एनसीईआरटी फिगर है वो अभी हम इंटर नहीं कर पाए। अगर उसको इंटर करते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको इंटर नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। और ओवरीज के बाद और कौन सा ऑर्गन है? ओविडक्ट है, यानी अंडवाहिनियां है। अगर उनको देखा जाए तो ओविडक्ट जो है, इनमें ओविडक्ट को जैसे अगर दिखाया नहीं, बट अगर हम इसको खुद से देखें, स्लाइड शो, तो हमारे ओविडक्ट्स में ओविडक्ट, ये क्या चलने लगा, सॉरी, थोड़ा सा अभी अभी फिगर इंटर किए हैं, इसलिए प्रिपेयर नहीं थे पहले से इस फिगर के लिए, सॉरी। तो ये हमारे ओविडक्ट्स यानी ओवरी से जो कनेक्टेड ट्यूब है। ठीक है, अंडवाहिनियां कहा जाता है। तो ये जो डक्ट है ये क्या कहलाएगा? ओविडक्ट कहलाएगा। हालांकि इसमें नाम नहीं दिया है, पर यही हमारे ओविडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये सीधा कहाँ जाके जुड़े रहेंगे? ये हमारा यूटेरस, यूटेरस यानी ये जो गर्भाशय है, इनसे जाके जुड़े रहते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, इस फिगर से ओवरी और ओविडक्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। जो दूसरा फिगर रहेगा उसमें हम जरूर बता देंगे, जो इसका दूसरा वाला फिगर है, क्योंकि आज हमको ये पार्ट्स पढ़ने नहीं है। अभी हमको 2-3 दिन कम से कम मेल पार्ट ही कवर करने में टाइम लगेगा। जब 2-3 दिन बाद हम फीमेल पार्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिगर के अकॉर्डिंग कंप्लीटली अच्छे से बताएंगे। यूटेरस यानी गर्भाशय, क्योंकि इसका जो ट्रांसवर्स फिगर वो पता है, जो ट्रांसवर्स फिगर रहता है उसमें ज्यादा बेटर समझ में आता है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो ऐसे फिगर दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल, इसमें उतना ज्यादा क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है। वेजाइना की बात करें तो वेजाइना आउटर ऑर्गन रहता है। ठीक है, आउटर ऑर्गन इसमें उतना क्लियरली दिखाया नहीं, ये मतलब कह सकते हैं वेजाइना के आउटर ऑर्गन्स को, कि ये जो मतलब इतने ऑर्गन्स में दिखाया हुआ है, ये वेजाइना का आउटर ऑर्गन है। लैबिया मेजोरा मोटी वाली आउटर लेयर होती है, लैबिया माइनोरा उसके इंटरनल लेयर होती है। क्लाइटोरिस के ऊपर जो मतलब क्लाइटोरिस और वल्वा दोनों लगभग, क्लाइटोरिस की हिंदी होती है भक्षक और वल्वा की हिंदी होती है भक्त। ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है। वल्वा और क्लाइटोरिस की पोजीशन ऊपर के साइड होती है। ठीक है, उसके साथ हमारा अगर कोई पॉइंट है, कोई टॉपिक है, तो फीमेल पार्ट में आई होप अब कोई टॉपिक नहीं है। ब्रेस्ट पाया जाता है तो ब्रेस्ट ह्यूमन ब्रेस्ट होता है, उसका फिगर इसमें है नहीं। ह्यूमन ब्रेस्ट पेयर में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। फीमेल में मतलब एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। मेल में निष्क्रिय होते हैं। मेल में भी पाया जाता है, फीमेल भी पाया जाता है। फीमेल में एक्टिव होते हैं, सक्रिय रहते हैं, मेल में नहीं पाया जाता है। और उसके साथ बार्थलिन ग्लैंड और उसके साथ कई अदर ग्लैंड्स, गोनैड्स जो रहते हैं काफी ज्यादा वर्किंग में रहते हैं। फीमेल में बल्कि बहुत ज्यादा, मतलब मेल में और फीमेल में अगर कंपैरिजन किया जाए तो फीमेल में हार्मोनल लेवल या फिर हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं देन द मेल। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। फीमेल को हमें अभी पढ़ना भी नहीं, हमें इसको बाद में पढ़ना है। अभी हम मेल के एक एक पार्ट को लेते चलेंगे। अगर आज हम इसको कवर कर देते हैं कंप्लीटली, तो कल दो, परसों दो ऐसे खत्म करेंगे तो 2-3 दिन हमको अभी मेल में ही लगेगा। ठीक है, फिर जब फीमेल टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम उसको भी पढ़ते हुए चलेंगे। और मेल टॉपिक में अगर हम पहला लिया जाए तो पहला हमारा क्या है? स्क्रॉटम एंड स्क्रॉटल सैक, अर्थात वृषण कोश है। ठीक है, किसी को हिंदी या फिर किसी को कोई वर्ड में प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर स्क्रॉटम और स्क्रॉटल सेट, अब अपना हेडिंग क्या ले लेते हैं? स्क्रॉटम या स्क्रॉटल सेट, ये हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है,
स्क्रॉटम में स्क्रॉटल सैक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये बस आज इतना ही बताएंगे, स्क्रॉटम और स्क्रॉटल सैक के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसी को हम पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा लंबा चल जाएगा, और इसको पढ़ाएं तो ये कम से कम 1 घंटे का पूरा कंप्लीट टॉपिक जाएगा। लेकिन हम इसको इतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, और थोड़ा सा डिटेल तो लेंगे, मतलब कंप्लीटली इसको हटाएंगे नहीं, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में ही बताएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करनी है हमको कि स्क्रॉटल सैक का निर्माण कैसे होता है, अर्थात अंडकोश का निर्माण कैसे होता है। तो अगर बात किया जाए, देखिए अब ये पूरा मतलब ये थ्योरी वाली चीज है, ठीक है, इसमें हम उतना ज्यादा लिखते नहीं, एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरी है। वृषण कोश का जो निर्माण होता है वो भ्रूणावस्था में होता ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पॉइंट ये नोट करने वाला है कि जो वृषण कोश है, यानी जो स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम है, इसका फॉर्मेशन भ्रूणावस्था में होता ही नहीं, अर्थात जब बेबी जो मेल बेबी है, जो चाइल्ड है, अगर वो एम्ब्रियो अवस्था में, भ्रूण की अवस्था में, वो मदर बॉडी के अंदर है, तो ऐसे में स्क्रॉटल सैक का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सवाल पुटअप होता है कि तो बताइए क्या होता होगा, टेस्टिस कहाँ होते हैं? तो टेस्टिस पाए जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब उदर गुहा कह सकते हैं। और जो किडनी होती है, क्योंकि जो टेस्टिस है, टेस्टिस जुड़े रहते हैं हमारे मेल ऑर्गन से, ठीक है। और मेल ऑर्गन का काम क्या होता है? यूरिनेशन होता है। यूरिनेशन मतलब यूरिन एक्सक्रिएशन की प्रक्रिया करना, ठीक है। तो ऐसे ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो रहते हैं, किडनी के जो पाइपलाइंस रहती हैं, पोस्टीरियर पेरोटिनियम, उदर मतलब जो पश्च उदर, मतलब जो पश्च उदर आवरण होता है, ठीक है। उदर के चार, उदर का आवरण, उदर मतलब पेट का आवरण, और जो पश्च मतलब जो नीचे के साइड होता है पेट का आवरण, ये उस आवरण से चिपके हुए, ठीक है। और जो भ्रूणीय विक होते हैं, अर्थात जो भ्रूणीय अवस्था में किडनी पाए जाते हैं, उसके समीप दो पाए जाते हैं, यानी वो बॉडी के क्या होते हैं? अंदर होते हैं, ठीक है। ये बाहर होते नहीं है, और कुछ लोग में जन्म के पश्चात भी ये बाहर नहीं आते हैं। तो ऐसे में उनके लिए एक ही और ऑप्शन होता है कि बचपन में ही उनको सर्जरी करके उनके दोनों टेस्टिस को बाहर मतलब निकाल दिया जाए। अगर सर्जरी नहीं करते हैं तो ये आगे चल के कंप्लीट हार्मोनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, यही इसका इलाज होता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मेशन में जो इसका कॉन्सेप्ट था वो आप लोग समझिए, एक बार फिर से बताते हैं कि भ्रूण अवस्था में ये बॉडी से अलग होते ही नहीं, अर्थात जब तक 9 महीना माँ के गर्भ के अंदर कोई मेल बेबी है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसके टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं। और जो उदर गुहा रहती है, उदर गुहा के ऊपर, यानी जो पेट का लेवल होता है, पेट के लेवल के ऊपर, और कहाँ? पोस्टीरियर मतलब नीचे का जो पेट का लेवल होता है, एब्डोमिनल गुहा, ठीक है, जो नीचे का उदर का गुहा रहता है उस तरफ बस इनके उभार पाए जाते हैं, ठीक है। और जन्म के मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समीप होता है, जब पूरी तरह से जो भ्रूण अवस्था की जो भ्रूण का जो डेवलपमेंट है वो खत्म होने वाला रहता है, तो जब भ्रूण की अवस्था खत्म हो रही होती है, तब क्या होता है? तब जाके ये धीरे धीरे बाहर की तरफ डेवलपमेंट करना शुरू होता है, और ह्यूमन बॉडी से सेपरेट होना शुरू होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कई क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये सेपरेट क्यों होता है, पहले बॉडी के अंदर रहता है फिर बॉडी के बाहर, तो ये बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर, तो ये कोई मतलब कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, इसको सिर्फ सीधा समझना है कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब भ्रूणावस्था, जाहिर सी बात है, पहले हमारा हार्ट नहीं डेवलप होता है, हमारी फिंगर्स एक दूसरे में चिपकी रहती है, कई ढेर सारे चेंजेस है, तो वो तो बेसिक चेंजेस है। तो इस तरह फॉर्मेशन जो है वो तो बेसिक चेंजेस है, लेकिन इनको अलग करना और इसके पीछे क्या रीजन होना, ये थोड़ा सा मेन चेंजेस है, ठीक है। तो फॉर्मेशन में हम 2 पॉइंट लिखवा देते हैं, क्योंकि जब फॉर्मेशन हेडिंग डाले तो कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है, ताकि आप लोग ये फॉर्मेशन के टॉपिक को भूले ना। कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए हम कॉन्सेप्ट को इतना लंबा एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। बाकी इस पे जो लिखना है वो तो हम लिखवा दे रहे हैं। फॉर्मेशन में जो पहला हेडिंग रहेगा, ओके, पहला जो हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? इन मतलब में इम्ब्रियोनिक, इम्ब्रियोनिक मतलब भ्रूणा, और स्टेज अर्थात भ्रूणा अवस्था। पोस्टीरियर पेरोटिनियम, पेरिटोनियम, ठीक है।
पेरिटोनियम का मतलब कह सकते हैं कि उदरा आवरण, और पोस्टीरियर का मतलब पीछे, पश्च पश्च मतलब नीचे का जो उदरा आवरण होता है, ठीक है। नीचे का उदरा उदरा आवरण मतलब जो हमारा जो फ्रंटल है, जो आगे का है मतलब जो फ्रंटल उदरा आवरण होता है तो उधर होता है, और जो नीचे का होता है उसको हम पोस्टीरियर नहीं पश्च बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे का जो उदरा आवरण होता है, उदर का आवरण होता है, क्योंकि हमारे जो मतलब पेट के साइड जितना कुछ पाया जा रहा है, मतलब पेरिटोनियम का सीधा उदर का मतलब सीधा पेट, ठीक है, उससे समझिए। पेरिटोनियम जो फ्रॉम पोस्टीरियर पेरिटोनियम वहां से शुरू होता है, नियर मतलब किसके समीप होता है, मिसैनोफ्रोज, मिसैनोफोर्स, ठीक है। मिसैनोफोर्स का मतलब क्या है कि ये एम्ब्रियोनिक वो होते हैं, किडनी होती है, ठीक है। अर्थात इनको हिंदी में बोला जाता है भ्रूणी वृक्को, ठीक है। वहां से चिपके हुए क्या होते हैं, दो की संख्या में रहते हैं, नाम मतलब क्या क्या रहते हैं, टेस्टिस रहते हैं, नाम हो गया, ठीक है। आर अपीयर, दिखते तो हैं लेकिन कैसे दिखते हैं, अलग नहीं दिखते हैं। अगर देखा जाए जैसे एक मतलब डेवलप्ड चाइल्ड में होते हैं या फिर मैच्योर एडल्ट में होते हैं, वैसे अलग नहीं दिखते हैं बॉडी से। कहाँ दिखते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल मतलब उदरीय, कैविटी माने गुहा, उदरीय गुहा में, ठीक है, मतलब पेट की गुहा में ये अंदर की तरफ दिखते हैं। कब, इम्ब्रियोनिक स्टेज में, भ्रूणावस्था में। तो ये कॉन्सेप्ट एक लाइन में क्लियर हुआ, ठीक है, उधर गुहा में पाए जाते हैं। और उसके बाद ये अलग कब होते हैं, एक स्टेज को लिख दिया जाए तो नियर द एंड ऑफ embryonic developments, ठीक है, लगभग भ्रूणावस्था के अंत, भ्रूणावस्था जो मतलब भ्रूण अवस्था की जो वृद्धि होती है उसके अंत तक, फ्रॉम द अफेक्ट ऑफ फिर ऑफ फ्यू हार्मोन्स, फ्रॉम द अफेक्ट ऑफ फ्यू हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के प्रभाव में आकर वो मतलब वो नीचे आके किस में बदल जाते हैं, मतलब वो चले जाते हैं, क्या चले जाते हैं, टेस्टिस चले जाते हैं, दे कम, या फिर दे अंडरगोज, अंडरगोज नहीं लिखेंगे, दे कम्स लिख दे रहे हैं। इंग्लिश हम खुद ही ट्रांसलेट करते हैं, हमने बोला ये सब कॉन्सेप्ट हम अपनी भाषा में खुद ही लिखते हैं, तो हम नॉर्मली लिख देते हैं दे कम्स, मतलब वे चले जाते हैं इन स्क्रोटम सेट, ठीक है, अर्थात अंडकोश, अंडकोश नहीं बोलेंगे, ऋषण कोश में चले जाते हैं। तो ये तो फॉर्मेशन की बात हो गई, इसका जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन था वो हो गया, ठीक है। तो अब इसके अगर देख लिया जाए इसका स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर भी जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, एनी डाउट, अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं। शॉर्टली लिखते हैं स्ट्रक्चर, पतली होती है, मतलब पतली होती है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, टेस्टिस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, टेस्टिस हमारा सेकंड टॉपिक है, आप देख सकते हैं टेस्टिस हमारा सेकंड टॉपिक है। अभी हम डिशर्ट यानी टेस्टिस के चारों का जो आवरण है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इसके मतलब यहाँ पर हम जो फॉर्मेशन बताएं वो हम किसका बताएं, स्क्रॉटल सैक का बताएं, स्क्रॉटल सैक का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, और उससे पहले जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे हैं स्क्रॉटल सैक, ना कि हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका करते करते इसमें पहुंच जाए, ठीक है। तो जो स्क्रॉटल सैक होते हैं वो पतली होती है, ठीक है, लूज मतलब ढीली होती है, और हेयरी स्ट्रक्चर होता है, हेयरी स्ट्रक्चर मतलब रोम युक्त त्वचा होती है, ठीक है। थिन लूज एंड हेयरी स्किन, ढीली मतलब पतली ढीली रोम युक्त त्वचा होती है, ठीक है। और देखा जाए तो इसमें मतलब पहली जो त्वचा होती है इसको हम लोग कह सकते हैं, जो ह्यूमन की नॉर्मल बाहरी स्किन बनी रहती है एपिथेलियल टिश्यूज की, वो पाई जाती है, ठीक है। इसको हम लिखते नहीं क्योंकि नॉर्मली बाहर की स्किन है, एक्सटर्नल स्किन को नहीं लिखते हैं। अब जो इंटरनल स्किन, हम क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर पढ़े तो इस स्ट्रक्चर में इसका बाहरी नॉर्मल स्किन पाई जाती है। नॉर्मल के बाद देखा जाएगा तो इसमें हमारी कनेक्टिव टिश्यू आती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, शेप में चेंजेस लाना, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो अब अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, भाई इनका क्या यूज है, बॉडी से अलग क्यों रहते हैं, बॉडी के अंदर क्यों नहीं रहते हैं, ये भी एब्डोमिनल कैविटी में रह सकते थे, ये भी बॉडी के अंदर रह सकते थे, तो इनको अलग क्यों किया। तो रीजन होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का परिपक्व, ठीक है। क्या होता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन, अर्थात शुक्राणु जो होते हैं यानी जो स्पर्म होते हैं वो मैच्योर कैसे होते हैं। तो मैच्योरेशन के लिए इनको टेम्परेचर बैलेंस करना पड़ता है, और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलर बना रहता है 38 डिग्री सेल्सियस, या फिर जो भी बॉडी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 38 to 40 इसी के बीच में रहता है। तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलर मेंटेन रहता है,
ठीक है। जब बॉडी का टेम्परेचर रेगुलरली मेंटेन होता है तो इसको क्या करना होता है कि इसको स्पर्म का मैचुरेशन करना होता है। मैचुरेशन का मतलब परिपक्वन करना होता है, ठीक है। और जब परिपक्वन करना होता है तो ये बॉडी सर्टेज रहेगा, तो इसको टेम्परेचर कितना मिल रहा है 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाते हैं। स्पर्म के मैचुरेशन के लिए देखा जाए तो इनका टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी से बाहर होते हैं, तो इसलिए इनका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस कम पाया जाता है, ठीक है। तो अब जो लूज, अभी तो ये मतलब हम इनका रीजन बता रहे हैं। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये क्या करता है कि ये टेम्परेचर बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। ये टेम्परेचर बैलेंस करने का काम कैसे करता है कि जो मतलब हमारा मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू और हमारा जो थर्ड वाला डार्टोस मसल्स होता है, ठीक है। डाल्टा, ये दोनों क्या होता है फ्लेक्सिबल, मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू का तो खैर काम ही है, ठीक है। जोड़ने वाला मसल से लूज है, ढीला डाला है, इसको हम हटा देते हैं। अगर नाम से देखा जाए जो डार्टस मसल्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब यही क्या करते हैं शेप में चेंजेस लाते हैं। शेप में चेंजेस का मतलब क्या है कि ठंडी में टेम्परेचर कम रहता है, तो ठंडी में टेम्परेचर कम हो गया तो मतलब क्या ये बॉडी से बाहर है। अब बॉडी से बाहर है तो टेम्परेचर कम है, तो ऐसे में इसके साथ उल्टा हो जाएगा कि स्पर्म के मैचुरेशन के लिए कितनी मतलब अगर हम एक अनुमान माना जाए तो बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 38 डिग्री सेल्सियस। ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम में एक जैसा बना रहता है। और स्पर्म के मैचुरेशन के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस कम, ठीक है। तो अगर बॉडी में ये अगर अटैच रहते हैं तो इनको हमेशा 38 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, तो मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो और अगर इनको देखा जाए गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होता है तो इनको बॉडी से कम्प्लीटली अलग कर दिया जाता है। अर्थात जो डार्टस मसल्स होते हैं वो गर्मी के मौसमों में लूज हो जाते हैं, लूज मतलब ढीले हो जाते हैं, जिससे बॉडी से कम्प्लीटली अलग हो जाता है। वहीं अगर गर्मी के मौसमों की बात, सॉरी ठंडी के मौसमों की बात करें तो ठंडी के मौसम में बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करता है कि ये अपने फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देता है, अपने आप को मतलब उधर गुहा के एब्डोमिनल कैविटी में चिपका लेता है। तो अब इनके आकार में चेंजेस आते रहते हैं। डार्टस मसल जो होता है ये क्या करता है बैलेंस करने का काम करता है। अगर इनको हम शॉर्टली लिख दें फ्लेक्सिबल टू बैलेंस द टेम्परेचर, अर्थात इनमें संकुचन और शिथिलन होता रहता है टू बैलेंस द टेम्परेचर, ठीक है, टू बैलेंस द टेम्परेचर। ये समझ में आ गया। लूज कनेक्टिव टिश्यू मिडिल लेयर है, 3 लेयर हम बताया। पहला बाहर का जो लेयर है वो थिन एंड लूज है, हेयरी स्किन है, ठीक है। थिन मतलब पतली, लूज मतलब ढीली रोमयुक्त त्वचा पाई जाती है। दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू ढीले संयोजी उत्तक पर पाया जाता है। उसके बाद और उसके अंदर क्या पाया जाता है, जो तीसरी परत होती है वो डार्टस मसल्स की होती है। डार्टस मसल्स मतलब एक ऐसे मसल जो कि क्या करते हैं फ्लेक्सिबल रहते हैं, बैलेंस टेम्परेचर का मतलब बैलेंस मेंटेन का काम करते हैं। ठंडी के मौसम में लूज हो जाएंगे, एब्डोमेन से थोड़ा सा दूर चल जाएंगे, और गर्मी के मौसम में मतलब सॉरी उल्टा बता रहे हैं, गर्मी के मौसम में लूज होकर बॉडी से अलग चल जाएंगे ताकि बॉडी का टेम्परेचर का असर न पड़े। ठंडी के मौसम में अपने फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा कम करके लूज से मतलब थोड़ा सा वो एब्डोमिनल कैविटी के पास आके टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं टेम्परेचर को कम्प्लीटली बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, अर्थात ये बढ़ते करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका ये बॉडी से थोड़ा सा दूर और बॉडी से थोड़ा सा पास आते रहते हैं। और इनका मेन जो वर्क होता है स्पर्म मतलब जो टेस्टिस का मेन वर्क होता है वो स्पर्म का मैचुरेशन होता है, तो स्पर्म का मैचुरेशन के लिए इनको बॉडी से अलग किया जाता है। आई होप आप लोग का इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें अगर और टॉपिक लिया जाए तो एक पार्ट पाया जाता है स्क्रोटल सेप्टम, ठीक है। आप लोग कुछ भी ना समझ में आया या फिर पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर आप लोग प्राइवेट मैसेज करें, या फिर उसके साथ आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो जहां कहीं का भी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर इसमें हम बात करें स्क्रॉटल सेप्टम की, तो एक सेप्टम पाया जा रहा है, एक बीच में एक मतलब लेयर पाई जा रही है, वो क्या कर रही है इनको अलग करने का काम कर रही है कंप्लीटली, ठीक है। सॉरी, ये जो स्क्रॉटल सेप्टम है आपको बीच वाली जो लेयर दिख रही है, ये क्या कर रही है, एक इधर वाला ये टेस्टिस है, ठीक है, एक इधर वाला इधर टेस्टिस है। फिगर को ऐसे दिखाया ताकि समझा सके। तो दोनों टेस्टिस को अलग करने का काम करे। सेप्टम का मतलब भी क्या होता है, बटना। तो स्क्रॉटल सेप्टम बीच में एक लेयर पाई जाती है जो कि इन दोनों को बांटने का काम करती है, ठीक है। अभी हमारा पेन अभी इतना अच्छा से प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है, इस पर उतनी हैबिट हमको है नहीं, ठीक है। तो स्क्रॉटल सेप्टम की बात करें तो इनका सिंपल सा काम होता है, इनके अगर वर्क की बात करें, इनके फंक्शन को लिखते हुए चलें तो ये सेपरेट करने का काम करते हैं। क्या सेपरेट करते हैं, सेपरेट बोथ
सेप्टम का मतलब ही क्या है, बांटना। ठीक है, आई होप आपको डॉटर्स मसल्स का जो मतलब ये जो मेन थ्योरी है कि ये स्किन से अलग क्यों होते हैं, ठंडी में लूज या फिर जो भी इनका जो मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है कि ये कभी मतलब स्किन से ज्यादा दूर जाते हैं, स्किन के पास आते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, ये रीजन आपको कंप्लीटली पता चल गया होगा। ठीक है, और स्क्रॉटल सेप्टम जो होता है, बीच में एक सेप्टम, सेप्टम मतलब बंटवारा होता है, बंटवारा इसका काम क्या होता है, वृषण को उसके बंटवारे का काम क्या होता है वो भी आपको हम बता दें कि दोनों वृषणों को अलग करने का काम करता है, दोनों टेस्टिस को अलग करने का काम करता है, बांट देता है दो चैम्बर्स में। ठीक है, और और अगर देखा जाए तो इसके बाद एक इंग्विनल कैनाल आती है, वंशड़, अगर फिगर में दिखाएं, ये सारा पॉइंट्स हम सोच रहे हैं इतना डिटेल में आप लोगों को बता। हेलो, ओके, लगभग एक आवर हो ही गए, टीचमेंट का थोड़ा सा सर्वर एरर हो गया था, उसकी वजह से एक दो लोग कम भी हो गए, वॉइस नहीं आ रही थी, और हमारा मतलब इसमें हमने कुछ किया नहीं था। यूट्यूब आगे देखा था तो इटली चल रहा था, प्रॉपरली नेट था, और हमारा जो सर मतलब हमारा था